जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो हमारे क्लास 9th के बच्चों, हम अशुद्धियां संबंधी जो त्रुटियां होती हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब हम इसी क्रम में विसर्ग संबंधी अशुद्धियों को पढ़ेंगे। आगे आगे बढ़ें इससे पहले आपसे छोटी सी, जी हाँ बच्चों, छोटी सी निवेदन, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी किया करें बच्चों, और अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगे, आपको 2 नंबर का भी लाभ हो किसी भी वीडियो से, तो उस लाभ को आप अन्य बच्चों में, अन्य अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए बच्चों, हम विसर्ग संबंधी अशुद्धियों को देख लेते हैं कि कहाँ पर विसर्ग लगनी चाहिए और कहाँ पर नहीं लगनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, संस्कृत में संधि करते समय अनेक जगहों पर विसर्ग अनेक वर्ण रा, सा, शा और शा में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग के उच्चारण में कभी कभी हा की ध्वनि सुनाई देती है, अतः अज्ञानतावश विसर्ग के स्थान पर हा लगा देते हैं। जैसे निस्वार्थ, निस्वार्थ तो निस्वार्थ। विसर्ग संबंधी अशुद्धियां निम्न प्रकार से हैं बच्चों। आइए हम अब इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए, अशुद्ध और शुद्ध, आपको मेन फोकस शुद्ध पे करना है बच्चों। जैसे दुःशील, ये गलत है, दुःशील होना चाहिए। दुख, दुख। निःशुल्क, 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 निःशुल्क लिखा है बच्चों यहाँ पर, लेकिन रहेगा क्या, निःशुल्क। अधोपतन, क्या रहेगा, अधोपतन, ये गलत है बच्चों। अधः पतन, क्या, अधः पतन। अंतर कथा, अंतः कथा। निशेष, निःशेष, निःशेष। मन स्थिति गलत, मनः स्थिति। सनय, सनय भी गलत, सनय, सनय। निस्वार्थ गलत, निस्वार्थ। मूलतः, मूलतः। निशंक, निशंक। अंतःकरण, अंतःकरण। इस प्रकार से बच्चों विसर्ग संबंधी अशुद्धियां, आप शुद्ध फोकस, शुद्ध शब्दों पर अवश्य फोकस करें, उसी को बार बार दोहरा लें। बस इससे आपका क्या होगा, हिंदी में पढ़ना लिखना भी आप समझ पाएंगे। क्योंकि हिंदी में बहुत सारी चीजें लिखते हैं, कोई चीज लिखना, आप वो निस्वार्थ भाव से सेवा करता, अब निस्वार्थ आपको उसमें आ गया। राम, सीता निस्वार्थ भाव से भोजन बनाती है, सीता निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, निस्वार्थ आ गया। तो अब क्या करेंगे, जब ये जाने रहेंगे तभी तो कर पाएंगे। इसीलिए ये सारी चीजें परीक्षा में हमारे लिए पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि इन सब चीजों से हम परिचित हो जाएं और हमारी जो त्रुटियां हैं वो ना हो। अब थोड़ा लिंग संबंधी अशुद्धियां देख लेते हैं। अब ये लिंग संबंधी अशुद्धियां क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं बच्चों। तो लिंग संबंधी अशुद्धियां विषय का सही ज्ञान न होने कारण हो जाती है। जैसे अब यहाँ पर लिखना है शुद्ध होता है बच्चों, अब आप शुद्ध पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। जैसे ये सुलोचना है, अब सुलोचना गलत है, सुलोचना सही होगा। पंचालिका गलत है, पंचाली, पांचाली। गायिका मतलब गायिका, तो यहाँ पर देखिए गाय की, क्षमा करें, गाय की, तो ये गलत है बच्चों, गायिका होगा, क्या, गायिका। गोपनी, गोपी। पिशाचिनी, पिशाची। शताब्दी, ये देखिए शताब्दी है, शताब्दी नहीं, शताब्दी। यवनानी गलत, यवनी। प्रेयसी, ये भी गलत, प्रेयसी। नारी गलत, नारी। दिगंबरी, दिगंबरा। भुजंगिनी गलत, भुजंगी। श्रीमान, रानी, श्रीमती रानी होगा, रानी के साथ श्रीमान नहीं लगता, श्रीमती लगता है। इसी तरह से आप अशुद्धियों को देख लीजिए और इसी में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, प्रत्यय क्या होता है बच्चों, किसी भी शब्द के अंत में कोई शब्द जुड़कर उसका रूप बदल देता, उसका अर्थ बदल देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब ये पौरुष है, अब यहाँ पौरुषत्व गलत है, पौरुष होना चाहिए। एकता गलत, एक। चातुर्यता, चतुरता। मैत्रता, मित्रता। अनुयायी गलत है, ये वाला अनुयायी सही है, अनुयायी। अज्ञानता, ये भी गलत है, अज्ञान होना चाहिए। एकत्रित, एकत्र होना चाहिए। धैर्यता, धैर्य होना चाहिए। असहनीय, असहाय होना चाहिए। तत्व, ये वाला तत्व आपको गलत है बच्चों, क्योंकि तत्व और महत्व, तत्व और महत्व को आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर महत्व लिखना हो बच्चों, तो हमको ता, जो आधा ही ता रहेगा, लेकिन आधा ता 2 बार रहेगा। देखिए ये एक बार ता हो गया, एक ता और हो गया। उसी प्रकार से तत्व भी है बच्चों, तत्व, तो ये 2 बार आधा ता रहेगा, ये शुद्ध रूप है आपका।
इस तरह से आपको शुद्धियां सारी चीजें अब क्लियर हो रही हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर द्वैवार्षिक गलत है, द्विवार्षिक होगा। द्वैवार्षिक क्या होता है? कुछ नहीं, द्विवार्षिक अर्थात 2 वर्षों का। पैतृक ये भी गलत है, पैतृक होना चाहिए, ये तरह नहीं होना चाहिए बच्चों, ये री का मात्रा होना चाहिए तापे। अब विराम चिन्ह को हम लोग समझ लेते हैं कि विराम चिन्ह क्या है, इसको पहले समझते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ, आप कंसंट्रेशन से सुनने पर फोकस कीजिएगा बच्चों, इसमें लिखना कुछ नहीं है। जैसे ये सारी चीजें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बस बार बार दोहरा लीजिएगा बस। विराम चिन्ह का अर्थ रुकना। भाषा में लिखित रूप में विराम या रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह। जैसे आपने कोई शब्द कहा तो अब वहां पर पूर्ण विराम लगाना जरूरी, जब तक आप पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं रहेगा। पंडित कामता प्रसाद गुरु, यहाँ कामता रहेगा बच्चों। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह की परिभाषा देख लीजिए। वाक्यों में शब्दों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने, अच्छा अलग अलग भागों में बांटने और पढ़ने में ठहरने के लिए जो ठहराव होता है, लेखों में जिन चिन्हों का उपयोग होता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के महत्व को निम्न प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, भाषा लेखन में शुद्धता के लिए विराम चिन्हों का महत्वपूर्ण बहुत महत्व है। शुद्धता के लिए किसी भी भाषा में विराम चिन्ह जब तक सही जगह पर नहीं होगा, भाषा में शुद्धता नहीं आएगी। इनसे वक्ता और लेखक अर्थात कहने वाला और लिखने वाले को अपने भावों को स्पष्टता देने में सहायता मिल जाती है। विराम चिन्हों से अर्थ का अनर्थ होने की संभावना भी दूर हो जाती है। विराम चिन्हों का गलत प्रयोग करने से कभी कभी तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे उसे जगाओ मत सोने दो, तो इस प्रकार से इस वाक्य में 2 अर्थ निकल रहे हैं। क्या? उसे जगाओ मत सोने दो, एक अर्थ तो ये निकला कि मतलब जगा दो, सोने मत दो। और दूसरा अर्थ निकला कि उसे जगाओ मत, सोने दो, अर्थात उसे सोने दो, जगाओ मत। इस प्रकार से अर्थ निकलता है। तो इसको अल्प विराम के प्रयोग मात्र से पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। आपने यहाँ पर कॉमा लगा दिया तो यहाँ पर ये क्लियर होगा कि हाँ उसे जगा दो, सोने मत दो, अब जगा दो। और यहाँ पर लगा दिया कॉमा तो इससे ये हुआ कि उसे जगाओ मत, मतलब सो जाने दो, उसको मत जगाओ, डिस्टर्ब ना करो, सोने दो। इस तरह से भाव बदल जाते हैं। देखिए वाक्य वही है, सारी चीजें वही हैं, पर मात्र अल्प विराम के चिन्हों से अर्थ का मतलब 2 अर्थ निकल आते हैं, अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं इसी क्रम में। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्हों के भेद क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी बच्चों की। कहा हमको कौन से चिन्ह को क्या कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। अल्प विराम आपने देखा कि ये जो चिन्ह है बच्चों, ये इस चिन्ह को, ये जो ऐसा चिन्ह लगता है ऐसे वाला, इसको अल्प विराम कहते हैं। ये आप जाने रहिए, ये जो चिन्ह है इसको अल्प विराम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर दें। तो हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्हों के निम्नलिखित भेद है। पूर्ण विराम का प्रयोग। अब पूर्ण विराम को पहले समझ लीजिए क्या चीज है। पूर्ण विराम का अर्थ होता है भली भांत ठहरना, मतलब कंप्लीट होगी, मेरी पूरी बात कंप्लीट हो गई। जब बोलते समय हम वाक्य के अंत में रुकते हैं और उसके बाद दूसरे वाक्य को शुरू करते हैं, इसी प्रकार लिखते समय भी प्रत्येक वाक्य के बाद प्रश्नवाचक या विस्मयाद वाक्यों को छोड़कर पूर्ण विराम, मतलब प्रश्नवाचक में तो आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक ऐसा चिन्ह लगेगा, अब विस्मयाद बोधक में ऐसा चिन्ह लगता है, तो इन दोनों को कह रहे हैं कि छोड़कर बाकी सब जगह क्या लगता है, पूर्ण विराम लगता है। ये देखिए, तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है और इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। कैसे कैसे स्थितियों में होता है? प्रश्नवाचक विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर से सभी सरल संयुक्त मिश्र वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, देखिए पूर्ण विराम नहीं लगा होता तो ये वाक्य कंप्लीट नहीं होता। गीता खेलती है, बालक लिखता है। दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु या सजीव वर्णन करते समय वाक्यों के अंत में जो में भी पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गोरा बदन, स्फूर्तिमय काया, मदमाते नेत्र, भोली चितवन, चपल अलहड़, इस तरह से चपल अड़हड़ गति, इस प्रकार से बच्चों चीजें हैं। पूर्ण विराम आपने देखा। अब थोड़ा दोहे सोठे में देख लीजिए। दोहा सोठा चौपाइयों में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहले चरण के अंत में एक पूर्ण विराम तथा दूसरे चरण के अंत में दूसरा पूर्ण विराम लग जाता है। देखिए जैसे आप देखते होंगे, देखिए परहित सरस, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
तो ये देखिए यहाँ पर एक पूर्ण विराम, यहाँ दूसरे जगह दो पूर्ण विराम। अप्रत्यक्ष प्रश्न के अंत में पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने अब तक बताया नहीं कि आप क्या खाने वाले हैं, तो यहाँ पर पूर्ण विराम हो गया। अब देखिए बच्चों, अल्प विराम आप लोग समझ लीजिए, अभी हमने आपको बताया भी था, ये है आपका अल्प विराम। तो अल्प विराम का अर्थ ये होता है कि थोड़ा सा ठहरा, बहुत बहुत माइनर सा ठहराव हो बच्चों, बस कुछ ही सेकंड का ठहराव हो। तो वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में बहुत ही कम ठहराव होता है, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। सामान्यतः अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में करते हैं कि जैसे जहां एक तरह से कई शब्द या वाक्यांश या वाक्य एक साथ आते हैं, तो वहां पर जगह जगह पर पूर्ण विराम का प्रयोग, उनके बीच में अल्प विराम मतलब अल्प विराम का प्रयोग कर देते हैं। जैसे रमेश, सुरेश, महेश और वीरेंद्र घूमने गए। तो अब इतने सारे लोग हैं, तो देखिए दो लोगों के साथ कॉमा लगा, लेकिन जहां और लगा है वहां कॉमा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि और से दूसरा जुड़ ही जाता है। दूसरा पॉइंट आपने देखा कि जहां एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होती है, वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। सुनो, ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है, चलो चलो निकलो यहाँ से। इस तरह से तो सुनो, कॉमा लग गया, ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है, चलो चलो निकलो यहाँ से। तो अब यहाँ पर दो जगह देख रहे हैं आप, ये कॉमा देख रहे हैं, ये इसी को विराम, अल्प विराम कहते हैं बच्चों, यही आपको ध्यान देना है। थोड़ा तीसरे नंबर पर भी फोकस कर लीजिए। संबोधन के समय जिसे संबोधित किया जाता है उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वीरेंद्र, तुम यहीं ठहरो, बेटे मेरी बात सुनो। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अल्प विराम, अल्प चिन्ह का प्रयोग, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। संबोधन शब्द के बाद या संबोधन शब्द के मध्य में हो तो उसके पहले या तथा बाद में अल्प विराम आता है। जैसे यहां से जाओ, कॉमा मतलब अल्प विराम, आदित्य अल्प विराम मेरी बात सुनो। तो इस तरह से यहां से जाओ, आदित्य मेरी बात सुनो, इस तरह से तो अल्प विराम का प्रयोग होता है माइनर सा ठहराव के लिए बच्चों। और जहां पर अब फोर्थ नंबर पे देखिए, जब हाँ अथवा नहीं को शेष वाक्यों से अलग किया जाए तो उसके बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे हाँ मैं कविता लिखूंगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए हाँ के बाद आप अल्प विराम देख पा रहे हैं। अब थोड़ा उद्धरण चिन्ह को देख लीजिए बच्चों। अब आप सोच रहे हैं कि उद्धरण चिन्ह क्या है, तो ये है उद्धरण चिन्ह। बीच में कोई चीज लिख के और दोनों साइड से ये जो बंद कर दिया जाता है, इसी को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए साफ साफ, ये देखिए बच्चों, ये है आपका उद्धरण चिन्ह। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए, आप उद्धरण चिन्ह को समझ लीजिए। आपने देखा कि उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उद्धरण चिन्ह से पूर्व अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने श्याम से कहा, अल्प विराम लगा, फिर यहाँ उद्धरण चिन्ह, अपना काम करो, यहाँ उद्धरण चिन्ह लग के दोनों साइड में बंद कर दिया गया। महात्मा बुद्ध का कथन है, कॉमा अल्प विराम, हिंसा अधर्म है। अब ये देखिए बच्चों, वो हो तब तो और अब आदि के लोप होने पर वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे जब जाना ही है तब तो जाओ, मतलब तो ना लगा के कॉमा लगा दिया गया, मतलब अल्प विराम लगा दिया गया। जब हम स्कूल पहुंचे, अल्प विराम हो गया, मतलब थोड़ा ठहराव हुआ। जब हम स्कूल पहुंचे प्रार्थना शुरू हो गई थी। अब यहाँ पर तब लगाने की जगह पर कॉमा लगा दिया गया, अल्प विराम चिन्ह लगा दिया गया। जो किताब हमने तुम्हें भेजी थी, अब यहाँ अल्प विराम कहाँ है, वो कहाँ है, वो के जगह पर कॉमा लग गया। यही चीज है बच्चों। हमने तो खाना खा लिया, अब कॉमा लगा, तुम भी खा लो, अब तुम भी खा लो। इस तरह से अब के स्थान पे अल्प विराम हो गया। अब 7वें पॉइंट पे देखिए बच्चों, संख्या के आंकड़ों में इकहरे या दोहरे अंकों के बीच अल्प विराम का, जैसे आपने संख्या देखा, जैसे अब यहाँ पर पढ़िए इसको क्या है, तो आप पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। आप थोड़ा सा बड़ा करके देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर 1 लाख, अब यहाँ पर देखिए 1,14,14,02,640। तो अब यहाँ पर चीजों को कॉमा से अलग कर दिया जाता है। इकाई दहाई के बाद कॉमा लग गया, फिर उसके बाद इकाई दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार के बाद कॉमा, इस तरह से कॉमा लगता है। आप देखते होंगे कई जगहों पर नंबर जब लिखा देखा होगा तो कॉमा का प्रयोग हुआ है। छंदों में बहुधा यति के पश्चात, मतलब जो यति होती है, विराम होता है, उसके पश्चात भी अल्प विराम का जो चिन्ह होता प्रयोग होता है। जैसे रहीमन पानी राखे, अब ये देखिए अल्प विराम लगा हुआ है।
बिन पानी शब्दों। महीने में तारीख वर्ष आदि को अलग अलग करने के लिए भी वहां पर अल्प विराम, जैसे 2 अक्टूबर, यहाँ देखिए अल्प विराम। 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। क्योंकि बल्कि परंतु इसलिए आदि सब पूर्व मतलब अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वो विद्यालय ना जा सका, अल्प विराम लग गया बच्चों यहाँ पर, क्योंकि वो अस्वस्थ था, उसकी तबीयत खराब थी, उसके सामने कोई विकल्प नहीं था, कॉमा, अतः उसने पढ़ाई छोड़ दी। मेरी असफलता निश्चित थी, परंतु अंतिम समय में आकर उन्होंने मेरी रक्षा की। वो कर्ज नहीं लेता, इसलिए सिर ऊंचा करके चलता है। इस तरह से बच्चों अल्प विराम का प्रयोग आपने समझ लिया है। अब थोड़ा सा उपाधियों के में अलगाव दर्शाने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग, जैसे अब यहाँ पर देखिए BA, MA, PhD, यहाँ पर देख रहे हैं BA के बाद कॉमा लग गया, अल्प विराम लग गया, यहाँ पर देखिए, फिर MA कॉमा लग गया, फिर PhD हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे BSc, MSc, DLitt, तो अब यहाँ पर देखिए MSc के बाद कॉमा लगा हुआ है, अल्प विराम लगा हुआ है। देखिए बच्चों, यही सारी चीजें आपको बताना था, समझाना था, आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि आप हिंदी विषय पढ़ रहे हैं और हिंदी विषय में व्याकरण अच्छे तरह से समझ में आ गया। एक किसी भी भाषा का बच्चों, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसका व्याकरण पे फोकस कीजिए, हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसके व्याकरण पे फोकस कीजिए कि किसे क्या कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए विशेषण में भी उपवाक्य का प्रयोग जब होता है तो वहां पर भी, तो जैसे वो चोर, अब वो चोर के बाद भी अल्प विराम लगा, जिसने चोरी की थी पकड़ा गया। समान पदी शब्दों में भी को अलग करने की, जैसे सजीव अपनी संपत्ति, संजीव अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा, मतलब क्या क्या चीज, अपनी संपत्ति भी, भूमि भी, प्रतिष्ठा भी और मान मर्यादा भी। इस तरह से अल्प विराम से इन सब चीजों को अलग कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर अल्प विराम। अब आगे 14 नंबर पे देखिए बच्चों, 14 नंबर का देखिए, मध्य में किसी वाक्यांश उपवाक्य को पृथक करने के लिए भी, जैसे हिंदी का पाठ्यक्रम बदल जाने से मैं समझता हूँ परीक्षा परिणाम गिरेगा। पत्र में अभिवादन और समापन में भी, जैसे पूज्य पिताजी, भवदीय, इस प्रकार से तब कॉमा लगता, पूर्ण अल्प विराम का प्रयोग होता है। शब्द युग्मों में भी अलगाव दिखाने के लिए, जैसे रात और दिन, फिर अल्प विराम लग गया, सच और झूठ। समानाधिकरण शब्द पदबंध उपवाक्य, मतलब पदबंध उपवाक्य, जैसे सवेरा हुआ, सूरज निकला, पक्षी चहचहाने लगे, बीच में अल्प विराम लगा दिया गया। अर्ध विराम को भी अब समझ लीजिए। देखिए बच्चों, आपको ये चीज पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बड़ा मिस्टेक होता है। ये तो हो गया आपका अल्प विराम, लेकिन यहीं पर जो ऊपर बिंदी लगा के जब नीचे कॉमा लगाया जाता है तो बच्चों ये हो जाता है अर्ध विराम। ये चीज आपको जानना जरूरी है। तो चलिए अब इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि अर्धविराम क्या चीज है। अर्धविराम का अर्थ बच्चों आधा विराम, अर्थात जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम समय रुकना होता है वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे देखिए अब इन स्थितियों में नंबर 1 पे देखिए बच्चों, जहां संयुक्त वाक्यों के क्या कहते हैं मुख्य उपवाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं होता है, वहां पर अर्धविराम का प्रयोग उन्हें अलग कर देता है। जैसे कि उसने अपने माल को बेचने के लिए अनेक उपाय किए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, अर्धविराम है, अल्प विराम नहीं है बच्चों, ये अर्धविराम है, परंतु वह सब निष्फल हुए। खा नंबर पे देखिए, समानाधिकरण वाक्यों के मध्य अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे रवि ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, फिर अल्प विराम, हाथ धोकर खाना खाया, फिर अल्प विराम, फिर टीवी देखा और सो गया। अनेक उपाधियों के साथ, तो अब देखिए बच्चों, जैसे डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, कॉमा लग गया, MA, फिर यहाँ पर अर्ध विराम देखिए प्रयोग हुआ, फिर PhD, मतलब ये ब्रजेश गुप्ता हैं जिन्होंने MA भी किया है, उसके बाद PhD किया है। अब मिश्र वाक्यों में प्रधान वाक्य के साथ अलग अर्थ प्रकट करने के लिए विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब मेरे पास रुपए होंगे, ये मिश्र वाक्य बच्चों, तब मैं आपकी सहायता करूंगा। अब यहाँ पर अर्ध विराम लग गया। मिश्र वाक्यों के और संयुक्त वाक्यों में विरोधपूर्ण जो कथन होता है या विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्य के बीच में भी अर्ध विराम का प्रयोग, जैसे जो उसे गालियां देते हैं उन्हें भी वो प्यार करता है। देखिए यहाँ पर वो माफी मांगता रहा, लोग उसे पीटते रहे। इस तरह से बच्चों अर्ध विराम का प्रयोग आपने देखा। थोड़ा सा और समझ लीजिए कि नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्द, जैसे
शब्द के पहले अर्ध विराम का प्रयोग होता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगते हैं, जैसे वो पुस्तक पढ़ता है। मिश्र वाक्य में देखिए, प्रधान उपवाक्य तथा कारण वाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य के बीच में भी अर्धविराम लगता है, जैसे तुम्हारे दबाव से एक व्यक्ति भी नहीं टूट सकता, क्योंकि तुम्हारा पक्ष असत्य पर टिका है। प्रश्नवाचक चिन्ह देख लीजिए बच्चों, ये तो पूरी तरह आसान है। यही चिन्ह है, आप जानते हैं, ये वाला चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह है। और प्रश्नवाचक चिन्ह में देखिए यहाँ पर शब्द जो होंगे, जब क्या लगेगा, कहाँ लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, वो क्यों लगेगा, तब उस वाक्य के अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेंगे। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आया, इस तरह से। और अनिश्चय अथवा संदेह प्रकट करने के लिए संदेह स्थल पर कोष्ठक, जैसे ये क्या कहा वो धनवान, क्या कहा वो धनवान, मतलब वो धनवान ने क्या कहा, क्वेश्चन लगा इसलिए क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में हो गया। व्यंग्यात्मक भाव प्रकट करने के लिए भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे हाय क्या खूब लगती हो, भाई तुम्हारे तो जलवे हैं, इस प्रकार से भी वो क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा नोट पे फोकस कीजिए बच्चों। अप्रत्यक्ष कथन वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता, जैसे मैं ये नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या लगा है, लेकिन यहाँ पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, क्यों, यहाँ प्रश्न नहीं किया, आप सेंटेंस को फिर से पढ़िए। मैं ये नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, तो क्या यहाँ पर क्वेश्चन लग रहा है किसी से, कोई क्वेश्चन, मतलब क्या, क्यों, कहाँ, ऐसा नहीं लग रहा है। खुद से क्वेश्चन कोई व्यक्त कर रहा है कि मैं जानता ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, तो इस ऐसे जगह पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेंगे, ये बताया जा रहा है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अब देख लीजिए बच्चों, ये तो और मतलब आज आसान है। आश्चर्य हो गया, करुणा, दया, घृणा, भय, विषाद, विस्मय, इस सब जगहों पर आप ये चिन्ह लगा देंगे। क्या, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग स्थितियों को देख लीजिए बच्चों, तो देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष हो गया, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त, जैसे अरे वो अनुत्तीर्ण हो गया, वाह तुम धन्य हो। विनय, व्यंग, मतलब विनय, दया, व्यंग, उपहास इत्यादि में भी अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर इसी चिन्ह का प्रयोग हो, जैसे आप तो हरिश्चंद्र हैं, व्यंग है, हे भगवान दया करो, वाह वाह फिर साइकिल चलाइए, उपहास। संबोधन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग भी होता है, तो देखिए जैसे अब यहाँ पर, जैसे भाइयों और बहनों मैं आपके लिए संदेश लाया हूँ। मनोवेग जहां प्रदर्शित होता है वहां विस्मयवाचक, जैसे मनोवेग को ही पढ़े तो वहां विस्मयवाचक चिन्ह लगे, जैसे 1 या 2 दिन का शोक महाशोक घोषित किया गया है, मतलब 1 या 2 दिन का शोक या महाशोक। अब महाशोक लगा तो यहाँ पर 2 बार लग गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह घोषित किया गया है। तो आज आपने देखा सारी चीजों को, मतलब चिन्हों को देखा, थोड़ा सा आप विसर्ग संबंधी त्रुटियों को देखे हैं, और बच्चों फिर आपने चिन्हों को देखा जो कि व्याकरण में अति महत्वपूर्ण है। चिन्ह में आपने पूर्ण विराम को देखा, अल्प विराम को देखा, अर्ध विराम को देखा, क्वेश्चन मार्क को देखा, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह को देखा, फिर विस्मय बोधक चिन्हों को आपने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको उद्धरण से संबंधित चिन्हों को लेकर आएंगे कि उद्धरण कहाँ प्रयोग किया जाता है, और ये 3 वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा क्लास बच्चों। अब एक वीडियो पहले जा चुका है और एक ये वीडियो है, और नेक्स्ट एक वीडियो में हम पूरी क्लास को समाप्त कर देंगे। मिलते हैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बस निरंतर पढ़ते रहिए बच्चों। वीडियो लॉन्ग हो जाए तो फास्ट मोड में करके पढ़िए, लेकिन 2 से 3 बार पूरे कॉन्सेंट्रेशन से जरूर सुनिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।